हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बेटा, लास्टली हम लोगों ने जो कवर किया था वो था आपका एडीएस, और उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तक आ गए थे जितना मुझे याद है। तो उसके आगे की बात करते हैं। बेटा, आई विश कि आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, समझ लिया हो, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हो। यहाँ पे हम लोग आज बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? कभी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या कोई भी इन्वेस्टर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। तो उनका जो अपना डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो इस इंडेक्स पे या वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अब वो क्या है? बेटा, कोई भी इन्वेस्टर ये देखेगा कि फर्स्ट मेरे को इन्वेस्टमेंट के बाद मार्जिन या रिटर्न कितना मिलेगा, है ना? मेरा फायदा कितना है? सपोज करो अगर किसी भी बिजनेस में आता हूं तो उसका मार्जिन कितना है, कितना प्रॉफिट। सपोज करो कि अगर मैंने कहीं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे को विद इन अ ईयर कितना परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा। एट द सेम टाइम कैपिटल या फंड कितना रिक्वायर रहेगा, और अगर हाँ तो उस कैपिटल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रिक्वायर रहेगा, राइट? तो दो चीजें हैं, एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बताएगा कि मार्जिन कितना है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मेरे को आउटकम कितना होने वाला है, और सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? क्यों मेरा कैपिटल पे रेट रहने वाला है। तो ये दोनों इंडिकेटर मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सपोज करो कि मैं अगर कहीं से फंड लेके आया, मेरे पास नहीं है ना, मैंने बोरो की और मैंने फंड बोरो किया एट द रेट 10% ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब मेरे को बिजनेस में से मार्जिन मिल रहा है 25%, 25%। ओके, तो अनडाउटेडली मैं सारे रेवेन्यू या मेरा जितना भी प्रॉफिट है उसमें से 12% पे आउट करने के बाद मेरे पास 13% खुद का मार्जिन बचेगा, विच मीन इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट? तो यही डिटरमाइन करता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए या मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या बताता है कि मैं अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता हूं, किसमें इन्वेस्ट करता हूं? इकोनॉमी में। तो कितने इन्वेस्टमेंट करने से कितना इनकम मल्टीप्लाई होगा, यानी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यही आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेफिनेशन भी हो गया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी स्टेटेड एज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे। फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम में चेंज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। इसी को हम लोग के से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। फर्दर अभी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज करो इकोनॉमी में कोई भी 100 रुपए इनकम जो है वो 100 रुपए, और उस वहां के लोग, उस रीजन के, नेशन के लोग जो हैं वो आउट ऑफ 100 50 रुपीज कंज्यूम कर लेते हैं या 60 रुपीज कंज्यूम कर लिए, तो बचाया कितना? 40। ऑन दी अदर हैंड अगर 30 कंज्यूम कर रहे हैं तो बचाया कितना? 70। जिस किसी भी इकोनॉमी में जितना ज़्यादा सेविंग होगा तो ऑब्वियसली बात है डिमांड उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो पैसा खर्च ही नहीं कर रहे, राइट? अब जब पैसा खर्च नहीं करे तो क्या मार्केट में डिमांड नहीं है? डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स होंगे क्या? प्रोड्यूसर आएगा नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं। ओके, इट इज द डिमांड ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज जो हमको वहां पे क्या बताती है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जिस इकोनॉमी का डिमांड जितना ज्यादा, यानी कंजम्पशन का प्रोपेंसिटी, विच मीन इनकम बढ़ने के साथ अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा, विच मीन वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा मतलब इनकम फटाफट से मल्टीप्लाई होगा, राइट? क्योंकि पैसा आता है, लोग खर्च करने चले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऐसी इकोनॉमी जहां पे इनकम आती है मगर लोग लार्ज पोर्शन सेव कर लेते हैं, तो क्या वहां पे बिजनेस हाउसेज जाएंगे, इंडस्ट्रीज होगी, प्रोडक्शन होगा, कंपैरेटिवली कम होगा, राइट? एंड सो हियर स्टेटेड क्या? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या? 1/MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितनी, देखो सिंपल सा फंडा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा जितना एमपीसी कम होगा, एमपीएस कम होगा, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना कम होगा जितना एमपीएस ज़्यादा होगा। इसी को मैं 1 - एमपीसी भी कह सकता हूँ। आया ना? दैट वाज द बेसिक थिंग विच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। एंड अगर देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जनरली फॉर्मूला आ जाता है कि इनकम कितना मल्टीप्लाई होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला लगा के आगे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू या वर्थ बताना है। ओके, तो शॉर्टली हम लोग कह सकते हैं कि 1 मार्क या 3 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं।
क्या रिलेशन है एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में? तो एमपीसी में और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन उतना ही ज़्यादा क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और जितना कम कंजम्पशन उतना ही कम क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे सपोज करो इकोनॉमी में 100 रुपये है ना, कितना है? 100 रुपये है, तो चेंज इन इनकम कितना है? इकोनॉमी में 100 रुपये है और उसमें से 90 रुपये खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? तो एमपीसी कितना हो गया? 90 हो गया ना। और एमपीएस कितना है? अच्छा, चेंज इन इनकम कितना था? चेंज इन इनकम 100 रुपये है और 90 रुपये खर्च हो गए, तो एमपीसी कितना है? 0.9 आया ना। एमपीएस कितना हो गया? 0.10। तो एमपीएस 0.10 हो गया और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आपका फॉर्मूला तो ये 1/एमपीएस 10 गुना क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। वहीं पे मैं कहता हूँ कि नहीं, इकोनॉमी में आए तो 100 रुपये मगर खर्च कितने हुए? 70 ही हुए। खर्च कितना हुआ? 70। तो एमपीएस कितना हो गया? 0.30। 1 तो ये सीधा कितना हो जाएगा? 3.33। मतलब आपका इनकम कितना मल्टीप्लाई होगा? 3 गुना, राइट। तो ये रिलेशन समझ में आया ना? बेटा इतना पढ़ने के बाद और इस कॉन्सेप्ट्स को एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो अभी आपने लास्ट पिछले 2 सेशन में पढ़ा है, वो सब पढ़ने और समझने के बाद आई फील कि मतलब आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ईजी है। अगर आपने बैंकिंग पॉलिसी पढ़ा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी पढ़ा हुआ है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है बेटा, हम लोग अभी रिसेंटली डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, आया ना। और इसी डायग्राम में अगर मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा है और इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है, इट लीड्स टू व्हाट? इन्फ्लेशन। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा इक्विलिब्रियम वहीं का वहीं है मगर डिमांड गिर रही है, क्योंकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं है या इनकम नहीं है, वेराइटी ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो डिमांड गिर गई है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन तब होता है जब इकोनॉमी में एक्सेस प्रोडक्शन होता है, सप्लाई ज्यादा होती है। तो ये सिचुएशन कौन सी है? एक्सेस सप्लाई वाली है और ये क्या है? एक्सेस डिमांड वाली है। अब इसको करेक्ट करना है, ये जो गैप है उसको कम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एट द सेम टाइम यहाँ पे भी क्या है? गैप क्रिएट हो रहा है, आया ना। इसको करेक्ट करने के लिए जो आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, और यही सिचुएशन को हमको क्या करना है? कंट्रोल करना है। अभी मैं बताता हूँ, है ना। देखो वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगेन आपको ये पॉइंट्स लिख के डेलिबरेटली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्यों बेटा? जब हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? व्हाई एक्सेस डिमांड? पहले तो है क्या कि इकोनॉमी में कंजम्पशन क्या है? बढ़ गया है। कंजम्पशन कब बढ़ता है आप बताओ मुझे? कंजम्पशन तब बढ़ता है जब इकोनॉमी में पैसा बहुत आता है। पैसा क्यों आता है? पैसा या तो मॉनेटरी पॉलिसी उसका रीजन हो सकती है या गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, मगर दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो इक्वली अफेक्ट करता है। क्या क्या रखा है? लोगों की खर्च करने की आदत बढ़ गई है। हमको पता है लोग कब खर्च करते हैं। देखो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स माइट बी देयर, विच मीन हमारे दिवाली आते से कंजम्पशन बढ़ता है। क्या उस सीजन में लोगों की इनकम पहले बढ़ जाती है क्या? नहीं, वो तो आउटकम है। कंजम्पशन बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ती है ना। आपने देखा होगा होली दीपावली पे लॉट्स ऑफ स्टॉल्स आर देयर, वेंडर्स आए थे मार्केट में नए नए, तो उस वक्त इकोनॉमिक कंजम्पशन पहले बढ़ता है। क्यों? सोशल एंड कल्चरल रीजंस की वजह से। ओके, तो एपीसी या एमपीसी का बढ़ना लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन डिमांड, वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट करता है। फिर गवर्नमेंट जो है अगर टैक्सेस रिड्यूस कर दे, देखो बेटा अगर गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस करे मतलब आपकी इनकम पहले 100 रुपीज थी, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती थी 12 रुपए, बचता कितना था? 88। अब गवर्नमेंट कह रही है हम तो 7% ही टैक्स लेंगे, विच मीन 5 रुपए गवर्नमेंट आपको ज्यादा दे रही है ना। इनकम बढ़ गई ना, तो खर्च करने के लिए इनकम बढ़ जाएगी, तो आप खर्चा ज्यादा करोगे, खर्चा ज्यादा करोगे तो आपका एक्सेस डिमांड, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाई है, नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों या कैपिटल नेचर के, अगर गवर्नमेंट अपने बजट में से बड़ा फंड निकाल के क्या कर रही है? इकोनॉमी में बांट रही है या इन्फ्यूज कर रही है, इंड्यूस कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो ईडी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए, गवर्नमेंट ने नहीं किया मगर ड्यू टू सम अदर रीजन
लोगों की इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है तो खर्चा बढ़, विच विल लीड टू एक्सेस डिमांड। इंपोर्ट्स इकोनॉमी में कम हो गए, हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो क्या हो गई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गई है। रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गई मतलब आपके लिए फॉरेन गुड्स क्या हो गए, महंगे हो गए। अब फॉरेन गुड्स जब महंगे हो गए तो आप करोगे क्या, कंजम्पशन तो करना है, कुकीज तो खानी है, बाहर की नहीं खा के इंडिया ही खा लेंगे। तो नाउ यू विल शिफ्ट फ्रॉम फॉरेन गुड्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इकोनॉमी में कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट विल लीड टू व्हाट, एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, इंपोर्ट घट जाए या एक्सपोर्ट बढ़ जाए। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, एडिशनल इनकम इन द इकोनॉमी, परचेसिंग पावर क्या है लोगों की बढ़ जाएगी डोमेस्टिकली, और कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है बेटा, अभी प्यारा सा एग्जाम्पल है, अमेरिका ने किया था ऐसा। क्यों किया था, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि कोविड के टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या, पहले ये बताता हूँ, इसे तो पता होगा। जब गवर्नमेंट धड़ाधड़ पैसा छापती है और लोगों में बांटती है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं है। और हमने पहले ही पढ़ा था 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में कि पहले ऐसा माना जाता था कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बैलेंस करते हैं, वो डिटरमाइन करेंगे। मगर जब ऐसा नहीं हुआ, इकोनॉमी तो लैप्स होते जा रही थी ना, तो ऐसी सिचुएशन में जब इकोनॉमी गिरती जा रही है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तब जो है पैसा बचाने में लगे हुए हैं। तो कोई भी मार्केट में जाके कंज्यूम नहीं कर रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, क्योंकि कंजम्पशन नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन नहीं है, और इस वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ऐसे में डिमांड ना होने की वजह से क्या हो रहा था, कंजम्पशन पूरा प्रोडक्शन रुका हुआ था, नेशनल इनकम गिरती जा रही थी, लोग अनएम्प्लॉयड थे और मार्केट सिकुड़ता जा रहा था, राइट। लोग सिर्फ एसेंशियल्स पे ही खर्च कर रहे थे। इसकी वजह से जब गवर्नमेंट ने देखा, और किन्स ने, जॉन मेनार्ड किन्स ने हमारे ये बताया कि भाई साहब गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, इंटरफियर करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई, गवर्नमेंट ने डिमांड जनरेट करी, है ना। तो जब गवर्नमेंट ने डिमांड जनरेट करी तो बड़ी डिमांड जनरेट करी, मतलब बड़े फंड्स डाले, तो डिमांड जनरेट हुई तो प्रोडक्शन हाउस शुरू हुए, प्रोडक्शन हाउस शुरू हुए तो एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला तो इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो मार्केट में पैसा आया, राइट। नई दुकानें स्टार्ट हुई, फिर वो जो इंडस्ट्री चालू हुई तो उससे पैसा बटना शुरू हुआ, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, विच लीड टू इकोनॉमी जो कोलैप्स कर गई थी वो क्या हो गई, रिवाइव हो गई। तो गवर्नमेंट को फंड्स डालने पड़ते, अलग अलग नामों से गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, पेंशन बढ़ा देती है। यूएसए में तो अजीब हरकत हुई थी, मतलब उन्होंने आई थिंक 1600 से $2000 मुफ्त में यूएसए सिटीजन को बांटे हर एक के अकाउंट में। तो लोगों ने किया क्या, फिर शोरूम चले गए, नाइकी वाइकी परचेज किया, उससे हुआ क्या, लोगों के पास पैसा आया, पैसा आया तो इकोनॉमी में फ्लो बढ़ा, राइट। नाउ डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, जब आप पैसे छापते हो। अब इससे हुआ क्या होगा, जब बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में चला जाता है तो इट लीड्स टू व्हाट, हाँ या भाई, एक्सेस डिमांड विच क्रिएट इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। आप कहोगे सर इसी की वजह से वापस हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, की वजह से रीजन ही तो पड़ रहा है। अब करेक्शन के लिए क्या करेंगे, इम्पैक्ट क्या होता है, आउटपुट कांस्टेंट रहता है, मगर क्योंकि लोग क्या है ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयड है ना। ये तो देखो एग्जांपल जो दिया मैंने वो था आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, मगर इन जनरल की बात हो रही है कि हाइपर इन्फ्लेशन कब क्रिएट होता है, जब आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी क्या कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मगर ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजन आपका क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो उतना का उतना ही है, मगर रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इस वजह से आपका आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है, ऐसा अजम्पशन है ना। और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ नहीं सकता क्योंकि लोग उतने क्या उतना ही है, बाहर से तो लाने से रहे, हालांकि पॉसिबल है मगर इसको कांस्टेंट माना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, मतलब सामान उतना का उतना ही है, बनाने वाले उतने ही है, रिसोर्सेज उतने ही है, मगर खाने वाले डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ओके, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया। तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है, मार्केट में कमोडिटीज की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को करेक्ट करना पड़ेगा। तो मनी फ्लो क्या है, मार्केट में बढ़ा हुआ है, इसी वजह से डिमांड जनरेट होगी, इसको कम कर दो। मनी फ्लो कैसे कम होगा, तो अभी आपने कहा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ी हुई है, इसको घटा दो, एक्सेस कम है तो उनको बढ़ा दो, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है उसको कम कर दो। इनकम बढ़ गई तो इनकम को घटाने की कोशिश करो, और इंपोर्ट्स जो हैं रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से इंपोर्ट्स अगर गिर गए हैं तो इंपोर्ट्स बढ़ा दो।
हालांकि देखो दिस इज नॉट अ ऑप्शन है ना, ये हमारा लिए सही नहीं है। और दूसरा, एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं तो एक्सपोर्ट भी घटाएंगे नहीं, है ना, वो तो अच्छी बात है, मगर डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम लोग रोक सकते हैं। ओके, अब प्रैक्टिकली ये जो हमने मेजर्स कहे हैं, इन मेजर्स को हम लोग दो पॉलिसीज के अंदर पढ़ सकते हैं। विच दीज मेजर्स आर, सिंपल सा फंडा है, इन मेजर्स को हम लोग पढ़ते हैं बैंकिंग पॉलिसी में और गवर्नमेंट पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में और फिस्कल पॉलिसी में। अब करना क्या है, देखो टैक्सेशन की जब हम लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात ये किस में आएगा, बजटरी पॉलिसी में आएगा। ओके, तो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज कम कर देगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, अपनी स्पेंडिंग क्या कर देगी, कम कर देगी, कुछ प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर देगी। ओके, और लोगों को फ्री में जो वेलफेयर स्कीम्स या ऐसा कुछ पैसा देती है तो उनको उन पर खर्चा कम कर देगी। ओके, तो उससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट की तरफ से फंड कम जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पैसा लोगों के हाथ में जाएगा ही नहीं, जब पैसा ही नहीं जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा क्या, नहीं, तो इस तरीके से कंट्रोल करेगी। टैक्सेस बढ़ा देगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी, कमोडिटीज महंगी हो जाएगी तो खर्चा कंपैरेटिवली कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हम लोग जब इसी की बात कर रहे हैं तो आगे में ही मैं डिस्कस करना चाहूँगा, देखो एक्सेस डिमांड को करना, क्या गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए और एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए, है ना। ऑन दी अदर हैंड आरबीआई अपनी पॉलिसी में क्या करेगा, तो आरबीआई कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस करता नहीं, सप्लाई या क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स कौन कौन से हैं। तो देखो एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम रहे ही ना, मगर आरबीआई सपोज करो कि अगर लोन बांटेगा तो एक तरफ से तो गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू पैसा खींच रही है और इधर से आरबीआई बांट रहे, तो बैलेंस होगा क्या, चीजें करेक्ट होगी क्या, नहीं, इट विल टेक मोर टाइम। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट की एजेंसीज को गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। तो आरबीआई भी सिमिलर पॉलिसी ऑप्ट करता है। गवर्नमेंट ने जैसे ही इधर से क्या किया, टैक्सेस बढ़ाया, आरबीआई भी क्या करेगा, फ्लो ऑफ मनी क्या कर देगा, कम कर देगा, मनी सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। कैसे करेगा, उसके लिए तौर तरीके, क्या रेट्स कौन सी बढ़ा देगा। अब ये रेट्स कौन सी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड रेशियोज। रेशियोज कौन कौन से हैं, टीआरआर प्लस एसएलआर। इन सब की वजह से जब ये बढ़ जाएंगे तो एक तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगा हो जाएगा, आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक या तो लोन लेंगे नहीं, लेंगे तो महंगा होगा और वही महंगा और महंगा पास होगा। ओके, तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लोगों के लिए बढ़ जाएगी तो फ्री फोकट में खर्चा या लोन नहीं लेंगे, राइट। अब जब पैसा लोन ही नहीं लेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट सबका सब कंट्रोल, विच मीन फर्दर जनरेशन या डिमांड जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन कब हो जाएगी। एट द सेम टाइम आरबीआई इंस्ट्रक्ट करेगा कि लैंडिंग जो है बहुत पैसा जो दे रहे हो उसको डिस्करेज करेगा, तो इसके लिए हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स भी हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। तो इंट्रोड्यूसेस क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग आपका क्वालिटेटिव मेजर है। डिस्करेजेस लैंडिंग, हाउ, आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट रैशनिंग। मॉरल सुएशन इंट्रोड्यूस कर सकता है कि आरबीआई गाइडलाइन इशू करेगा और सारे बैंकों को कहेगा कि आप इसको फॉलो करो, कम से कम पैसा जो है या लिमिट जो सेट करी, सपोज करो मैंने 50 करोड़ का 50 CR का लोन दिया, तो पहले 15 दिन में लोन हो जाता था, अब मैं कहूँगा कि इसको आप क्या कर दो, 45 दिन कर दो, 30 दिन कर दो, फाइल प्रोसेसिंग डिले कर दो, राइट, फीस बढ़ा दो। ओके, तो मॉरल डिस्करेज करेगा किसको, लोगों को, ताकि लोग लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड ना हो। बेटा जब चीज़ें बहुत महंगी हो जाती ना, आप देखोगे, देखो रेपो रेट इज सच ए टूल जो आरबीआई काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है। ओके, रेपो रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म में अगर कॉमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, है ना, तो वो जो लोन लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्या, वो जो लोन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लैंडिंग देता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो देता है उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो जब शॉर्ट टर्म में अभी 5.25 के आसपास रेपो रेट है, कि कोविड के टाइम पे ये 3.5 तक चली गई थी, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत कम हो गई थी। अभी अगर यही 8-10% हो जाए हाइपोथेटिकली, ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकली अगर 8 से 10% हो गई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन जनरल भी कितनी हो जाएगी, 12-15, विच मीन मेरी ईएमआई का बड़ा पोर्शन इनकम का कहाँ जाएगा, लोन के रिपेमेंट में जाएगा। अब लोन के रिपेमेंट में जाएगा विच मीन मेरे पास कैश इनकम, सपोज करो इफ एन इंडिविजुअल इज अर्निंग 1 लाख और उसका ईएमआई है 30,000 का, और रेपो रेट बढ़ने की वजह से उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी 35,000 या 40,000 हो जाता है। तो पहले वो कितना खर्च कर रहा था, 70,000, अभी कितना खर्च करेगा, 60,000, तो 10,000 की डिमांड इंडिविजुअल की कम हो गई। तो ओवरऑल इकोनॉमी में अज्यूम करो कितना फर्क आएगा, राइट। तो इतना बड़ा गैप क्रिएट हो सकता है आरबीआई के छोटे से रेट में चेंजेस करने से।
ओके। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दी। तो सपोज करो पहले आप 10 प्रोडक्ट लाते थे, है ना, वो 550 के थे, अब वो अगर वो 650 का हो गया या 600 का हो गया टैक्सेस बढ़ने की वजह से। तो अब आप क्या करोगे, क्वांटिटीज कम करोगे, क्वांटिटीज कम करोगे तो क्या होगा, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो ये इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब विद इन एकदम से तो होगा नहीं, बट यस विद इन अ फ्यू मंथ्स इट विल बी करेक्टेड।